हेलो फ्रेंड्स, मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली हुआ ये कि आज हमारे कुछ साथियों ने मुझे तलाक के बारे में डिस्कस किया मुझसे, और काफी मैंने महसूस किया कि उन्हें जानकारी तलाक के बारे में नहीं है। जिस तरह से उन साथियों को जानकारी नहीं है, उसी हिसाब से मैं समझता हूं बहुत से हमारे हिंदू भाई या और दूसरे लोग तलाक के बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को ये टॉपिक लेकर आया हूं। 2-3 एपिसोड में इसे मैं पूरी तरह आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा। इसे आप लोग, मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को या इसके आने वाली वीडियो को आप लोग जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। मैं बताना चाहता हूं ये तलाक वर्ड क्या चीज है। तलाक तलाक का मतलब होता है टू रिलीज या फ्री, टू अनटाई नॉक, यानी कि इन्हें छोड़ देना, आजाद कर देना, या कोई ऐसा बंधन है उसको खोल देना। यानी कि स्त्री तथा पुरुष जो वैवाहिक अवस्था में थे उनको उनका सेपरेशन तलाक कहलाता है। तलाक एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? तलाक जो है यह सेपरेशन इसलिए होता है, खासतौर से हम देखते हैं मुस्लिम सोसाइटी में तलाक जो होता है या जो शादी जो होती है, मैरिज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मैरिज जो होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक बंधन है या सामाजिक समझौता है। यह समझौता ये होता है कि हम आपस में एक दूसरे का साथ देंगे। हस्बैंड वादा करता है, मैं तुम्हारी हर बात का ख्याल रखूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम्हारे घर वालों की इज्जत करूंगा और तुम्हारे तमाम सारे अखराजात को मैं उठाऊंगा। स्त्री भी, लड़की भी वादा करती है, इसी तरह का सेम वादे औरत भी करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा मामला आ जाता है कि दोनों में अनबन हो जाती है, किसी तरह से उनमें समझौते की गुंजाइश नहीं रहती है, या आपस में एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनके सामने कई रास्ते खुले होते हैं दूसरे धर्मों में, दूसरे समाज में। एक तो यूं ही छोड़ देना, दूसरा उनके साथ अत्याचार करना, उन्हें गुलाम बना के रखना, तीसरा फिजिकल असॉल्ट, उन्हें मारना पीटना, चौथा उन्हें मार ही देना, जला देना या किसी तरह से धक्के देके मार डालना होता है। तो इस तरह से कई सारी परिस्थितियां आ सकती है ऐसी अवस्था में। इस्लाम ने 1400 साल पहले, 1500 साल पहले, 1400 साल पहले ही इस समस्या से निपटने के लिए यह तलाक शुरू किया गया कि स्त्री तथा पुरुष जब उनके कॉन्ट्रैक्ट अनबियरेबल हो जाए तो आपस में तलाक ले लेना चाहिए और अपनी जिंदगी अपने सिरे से, गलती हो जाती है तो उसे सुधार के नए सिरे से उन्हें शुरू करना चाहिए। हालांकि तलाक जो है बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में, बहुत ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में, जब किसी तरह का कोई रास्ता ना बचा हो, ऐसी स्थिति में तलाक देना चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अगर उसके सामने या उसके लिए कोई सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है तो वह तलाक है। अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है ऊपर वाला तो वह तलाक है। इसलिए तलाक देने से बचो, समझौता करो। आपस में अगर कोई दिक्कत आती है तो ऐसा इसमें कहा गया है कि अगर हस्बैंड है, वाइफ है, अगर इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, ऐसी अवस्था में इनके रिश्तेदारों को
एक हस्बैंड की तरफ से रिश्तेदार, एक वाइफ की तरफ से रिश्तेदार, दोनों मिलकर के बैठ करके, यानी जिन्हें आर्बिटर कहा जाता है अंग्रेजी में, इन आर्बिटर्स को, इन लोगों को मिलकर के बैठ करके आपस में इस मैटर को सुलझाना चाहिए कि किसी तरह से तलाक बच जाए, तलाक ना होने पाए आपस में और इनकी जिंदगी सुधर जाए। लेकिन अगर तब भी सुधरने की कोई गुंजाइश ना हो, किसी तरह से सुधरने की गुंजाइश ना हो, तब लास्ट में उन्हें तलाक प्रोनाउंस किया जाता है। और तलाक देने के बाद तलाक 3 बार दिया जाता है, ट्रिपल तलाक जिसे हम कह सकते हैं, ट्रिपल तलाक। ये ट्रिपल तलाक के अलग मतलब है। एक तो साइमल्टेनियसली होता है, एक तलाक इन वन गो होता है, एक ही साथ तलाक 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 कर दिया, वो तलाक डिफरेंट होता है। और कुछ वक्फे के बाद तलाक देना वो डिफरेंट होता है। लेकिन टोटल काउंट 3 होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। इसे ट्रिपल तलाक तो इंस्टेंट तलाक को कहा जाता है, यानी फौरन फटाफट फटाफट आपने तलाक तलाक बोल दिया, ट्रिपल तलाक हो गया। तो इसे ट्रिपल वर्ड जो सही नहीं अप्लाई होता है, लेकिन 3 तलाक, 3 तलाक हम कह सकते हैं, ट्रिपल की बजाय 3 तलाक देने पर वो तलाक हो जाता है। और इसके बाद इद्दत का एक शब्द है आता है, इद्दत, वेटिंग पीरियड, जिसका मतलब होता है वेटिंग पीरियड, इंतजार का टाइम। इस तलाक के बाद उस लेडी को, उस औरत को 130 दिन तक वेट करना पड़ता है। 4 महीने 10 दिन तक उसे वेट करना है, वो इद्दत का कहलाता है। और इस पीरियड में उस स्त्री को का भरण पोषण सब कुछ उसके शौहर को, उसके हस्बैंड को बर्दाश्त करना पड़ता है। और वो उसी के घर में रहती है, जिसके घर, जिस अपने हस्बैंड के घर में। वो चाहे तो किसी और के घर जा सकती है लेडी, लेकिन रहना चाहिए उसको अपने हस्बैंड के घर। क्योंकि इद्दत, मैं बताना चाहता हूं कि क्यों अस्तित्व में है, इद्दत का मसला क्यों रखा गया। बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे हस्बैंड होते हैं, झूठ बोलते हैं, अरे मैंने तो इसको, मेरे साथ तो रहती थी, मैंने इसको टच नहीं किया कभी। और अगर उसके तो इसलिए इस 3 महीने का, 4 महीने का टाइम रखा गया कि बेटा ठीक है, तूने टच नहीं किया, तो 3-4 महीने में पता चल जाएगा कि अगर इसे ये प्रेग्नेंट हो जाती है, उस दौरान उसका पता चल जाता है और उसे बताती है, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में कि जो कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पेट में है, उसे छुपाओ नहीं, बताओ। तो वो उसे बताती है और इस तरह से हम देखते हैं कि उसका झूठ पकड़ा जाता है। और फिर उसे उसका भरण पोषण तब तक करना पड़ता है जब तक वो बच्चा और उसकी मां दोनों लोग उसे चाहते हैं, जब तक वो शादी दोबारा नहीं कर लेते या इस लायक नहीं होते कि वो खुद कमाने लगे। ये लंबा पीरियड होता है काफी। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो इद्दत पीरियड है, इसे रखा गया। हर तलाक के बाद इद्दत पीरियड उसमें होता ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम ये जो तलाक है वो कौन दे सकता है, किसका कौन सा तलाक देना तलाक माना जाएगा और किसका दिया हुआ तलाक नहीं माना जाएगा, ये भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें ये जो तलाक है, मैं बताया आप लोगों को तलाक क्या चीज होती है, क्यों दी जाती है, लेकिन कौन कौन दे सकते हैं, उसको किस तरह से दे सकते हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले बच्चों फिर दोबारा रिमाइंड करा देता हूं, हस्बैंड और वाइफ में डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे से। फिर इसके बाद रिकंसिलिएशन होता है, आपस में आर्बिटर्स चुने जाते हैं, हस्बैंड की तरफ से, वाइफ की तरफ से। और आर्बिटर्स की जब नाकामी होती है तभी जाके तलाक होता है। अदरवाइज आर्बिटर्स अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर से इनकी लाइफ रिस्टोर हो जाती है और इन्हें समझाया जाता है कि तुम लोग सब्र करके एक दूसरे से अपनी जिंदगी गुजारो। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, तलाक बाय इंसेन और माइनर। तलाक बाय माइनर बहुत सारे में देखते हैं, बच्चा है, बचपन में बहुत सारे लोग बाल विवाह होता है,
बचपन में अगर है कोई, तो अगर वो माइनर है, अबोध है, इनसेन है, यानी बावला है, पागल है या कुछ भी है, दिमाग नहीं है उसको, मतलब बचपन में दिमागी क्या होता है, अगर उसने अपने वाइफ को तलाक 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 कह दिया तो वह तलाक इफेक्टिव माना जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए, सॉरी गलत बोल गया मैं, सॉरी, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये तलाक इनइफेक्टिव माना जाएगा, नॉट इफेक्टिव होगा, ये माना ही नहीं जाएगा तलाक, क्योंकि उसको ना तो सेंस है, ना ही वो बड़ा है, बालिग है, तो ऐसे में उसका तलाक नहीं माना जाएगा। कितनी बार भी तलाक दे अपने वाइफ को, वो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है तलाक अंडर ड्यूरेस, किसी पे जबरदस्ती करवाना, जबरदस्ती किसी पे फोर्स लगाना, ताकत तुमने बीवी को तलाक दो, तुम्हें देना पड़ेगा, मजबूर कर देना तलाक देने के लिए। ऐसी अवस्था में दो ओपिनियंस हैं, 4 स्कूल्स हैं जैसा कि आप जानते हैं, हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफी। तो ये 4 स्कूल हैं जो अलग अलग अपने ओपिनियंस देते हैं। इन 4 स्कूल में ये 3 लास्ट वाले ये कहते हैं कि दबाव में तलाक मान लिया जाएगा, यानी तलाक हो जाएगा, सॉरी, दबाव में तलाक नहीं होगा, नॉट इफेक्टिव। अगर उसे कोई पर अपनी जान से मार देंगे, अदरवाइज ये कर दो, लेकिन हनफी स्कूल कहता है इफेक्टिव, ये हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले ये इस तलाक को मानते हैं कि ठीक है, दबाव में दिया गया तलाक भी तलाक होता है, लेकिन दूसरे जो जुरिस्प्रूडेंट हैं, दूसरे जो उलमा हैं, दूसरे जो फिक्र के लोग हैं, वो कहते हैं कि तलाक नहीं माना गया। तो इसमें 2 तरह की ओपिनियन उभर करके सामने आती है। इसके बाद हम देखते हैं नशा में तलाक, इंटॉक्सिकेशन। तलाक अंडर, अगर कोई आदमी नशे में है और तलाक देता है, पागल है, शराब पी के आया हुआ है, तो अगर वो तलाक देता है तो वो नहीं माना जाएगा, नॉट इफेक्टिव होगा। तलाक नहीं माना जाएगा, अगर कोई नशे में है तो उसे तलाक नहीं माना जाएगा। और अगर कोई एंगर, गुस्से में तलाक देता है, बहुत ज्यादा गुस्से में कोई है, तलाक देता है, तो वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इसके लिए बहुत सारी बातें हैं। गुस्से में है, गुस्सा आ गया, तलाक दे दिया, तलाक हो गया। लेकिन अगर वह गुस्से में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है कि उसके गुस्से के मारे चेहरा लाल हो जाता है, आंख लाल हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं कि उसका सेंस काम नहीं, यानी उसका नर्वस सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, हाथ कांप रहा है और पूरी तरह से हिल रहा है, ऐसी पोजीशन में तलाक नहीं माना जाएगा, नॉट इफेक्टिव होगा। गुस्से की हालत में अगर कम गुस्सा है तो है, लेकिन अगर हाथ पांव कांपने लगते हैं गुस्से के मारे तो वो तलाक नहीं माना जाएगा। अगर कोई होश हवास में तलाक देता है तो वो माना जाएगा, होश हवास में तलाक माना जाएगा। अगर कोई गलती से तलाक देता है, मिस्टेक से, मुंह से निकल गया, गलती से निकल गया, तो वो नहीं माना जाएगा, नॉट इफेक्टिव। गलती से तलाक दिया हुआ इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। अगर कोई बेवकूफ तलाक देता है, इडियट, तलाक बाय इडियट, अगर कोई इडियट है, बेवकूफ है, कम अकल है, तो उसका तलाक माना जाएगा। क्यों? कि अगर वो निकाह कर सकता है तो तलाक भी दे सकता भाई, है ना, तो इसलिए वो इफेक्टिव माना जाएगा।
यानी कि बेवकूफ का दिया हुआ तलाक मान लिया जाएगा, लेकिन पागल का नहीं माना जाएगा, ये बात याद रहे। कोई अगर डेथ बेड पे है, डेथ बेड पे यानी अगर कोई बिस्तरे मर्ग पर है, वो मर रहा हो, ऐसी अवस्था में अगर वो चाहे अपनी बीवी को तलाक देना तो तलाक दे सकता है, वो इफेक्टिव माना जाएगा, क्योंकि वो डेथ बेड पे उसका दिमाग ज्यादा काम चलता है, उसका दिमाग ज्यादा काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए उस डेथ बेड पे उसका ज्यादा बीमार है तब भी माना जाएगा। अगर तलाक बाय एक्सप्रेस, अगर कोई इशारों इशारों में तलाक देता है, यूं करता है, या मैंने दे दिया तुम्हें तलाक, इस तरह की बात करता है, तो उसकी बीवी ये पूछे कि तुमने मुझे तलाक दे दिया, फिर अगर यूं कह दे तो तलाक मान लिया जाएगा, अगर ऐसे कर दे तलाक नहीं माना जाएगा। यानी कि इशारों इशारों में भी है कि अगर वो तलाक को दोबारा कंफर्म करता है खुद से, तब तो वो माना जाएगा। तलाक बाय राइटिंग, लिख करके देना तलाक भी इफेक्टिव है, माना जाएगा। अगर वो तलाक लिख के देता है तो वो भी माना जाएगा। अगर एक और है कंडीशनल तलाक, अगर कोई आदमी ये कहता है फला काम मेरा काम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, अगर उसकी बीवी ने कर दिया तलाक नहीं हुआ, अगर उसने नहीं किया फिर भी तो तलाक हो गया। तो यानी कि इस कंडीशनल तलाक में भी इफेक्टिव है, तलाक माना जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि डायरेक्ट अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लेते हुए कह देते हैं तुम आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक देता हूं, दे दूंगा। अगर आ जाती है तो तलाक नहीं होगा, अगर नहीं आती है उस पर भी तो उसका तलाक हो जाएगा। ये कंडीशनल तलाक है। तलाक ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के समय में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है लेडीज की हर महीने, उस दौरान अगर कोई तलाक देता है अपनी बीवी को तो वो नहीं माना जाएगा, नॉट इफेक्टिव। बल्कि हम देखते हैं कि वह आदमी बहुत ज्यादा गुनहगार भी होगा उस समय में। याद रहे, तलाक हमेशा प्योरिटी के टाइम में, पाकी के टाइम में ही दिया जाता है। एक और है तलाक अंडर डेलीगेशन ऑफ पावर, तलाक बाय डेलीगेशन ऑफ पावर। जैसे अगर वो कोई अपने भाई से, अपने रिश्तेदार से या खुद अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि मेरी बीवी को तलाक दे दो, अधिकार देता हूं, ये डेलीगेट कर रहा है पावर अपने किसी साथी को, किसी भाई को, किसी घर वाले को, किसी इवन पत्नी को भी। तो ऐसे अवस्था में अगर वो तलाक दे देता है तब भी तलाक हो जाएगा, इफेक्टिव है, जब तक कि वो वापस ना ले ले, अपना पावर डेलीगेट जो किया हुआ वापस ना ले ले। उस बीच में अगर वो कहता है, वो दूसरा वाला तलाक दे देता है तो तलाक हो जाएगा। एक और बात देखते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग में आपस में पति पत्नी में नहीं बनती है, वो हमेशा सोचते रहते हैं मैं इसको तलाक दे दूंगा, मन में सोचना कि मैं इसको तलाक दे दूंगा, मैं इसको तलाक दे दूंगा, इस तरह से मन में, दिमाग में वही बात चलती रहती है, घूमती रहती है, फिरती रहती है, थिंकिंग ऑफ डाइवोर्सिंग। तो माइंड में रखना, इस बात को दिमाग में रखना, मुंह से प्रोनाउंस नहीं किया है, दिमाग में है, दिल में है, मैं इसको दूंगा, मैं इसको दे दूंगा तलाक, ऐसे में नॉट इफेक्टिव, किसी भी तरह से वो तलाक नहीं माना जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि किन किन हालत में तलाक हो जाएगा और किन किन हालत में तलाक नहीं होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा आप लोगों को कितनी तरह के तलाक होते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा
हलाला नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग मेरे सारे एपिसोड को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।